हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2023 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम 22 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है कि 1 मिलीवोल्ट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 1980 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए cesium surface assuming a quantum efficiency of 0.5% the photoelectric current liberated will be। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा क्लास 12 से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि व्हेन एन इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक टू द मटेरियल सरफेस द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम दैट सरफेस, कि कोई भी इंसिडेंट लाइट किसी मटेरियल सरफेस पे अपनी स्ट्राइक करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एजिक्ट होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पूछिए। ठीक है, यहाँ पे हमें एक टर्म गिवन है क्वांटम एफिशिएंसी। अब देखो क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है, अगर मैं क्वांटम एफिशिएंसी को QE से डिनोट करूं तो क्वांटम एफिशिएंसी हमारी क्या होती है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय मी नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, ये हमारी क्या होती है क्वांटम एफिशिएंसी। और ये हमारी कितनी गिवन है क्वांटम एफिशिएंसी 0.5%। तो यहां से अगर मैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करूं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या आ जाएंगे हमारे क्वांटम एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स। अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स को NP मान लेती हूँ कि ये हमारे क्या है नंबर ऑफ फोटोन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है NE। ठीक है, NE से अगर मैं उसको डिनोट कर रही हूँ तो क्वांटम एफिशिएंसी कितनी है 0.5%। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.5/100 इंटू नंबर ऑफ फोटोन्स। तो यहां से अब देखो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स हम निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने के लिए अगर हम क्या निकालें, एनर्जी निकाल लें कि एनर्जी क्या होती है हमारी hc/लैम्डा। यहाँ से एनर्जी अगर कैलकुलेट करें हम, h की वैल्यू पुट करो 6.626 इंटू 10⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा कितनी गिवन है 1980 एंगस्ट्रॉम। तो यानी क्या है हमारा 1980 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, यहां से अब तुम एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो ये अपनी कितनी आ जाएगी, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन के बाद हमारी आ जाएगी 10⁻18। ठीक है, अब देखो यहां से अपनी एनर्जी आ गई। यहाँ पे हमें देखो पावर कितनी गिवन है इसकी 1 मिलीवोल्ट पावर गिवन है, और पावर क्या होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं कि नंबर ऑफ फोटोन्स, तो वो क्या आ जाएगी पावर बाय एनर्जी। अगर मैं करूं इसको Nhc/लैम्डा लेके चलूं तो यहां से पावर बाय एनर्जी करेंगे, पावर कितनी है 1 मिलीवोल्ट यानी 10⁻³ अपॉन में 10⁻18। तो यहां से कितनी आ जाएगी हमारी नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं 18 -3 + 18 यानी कितना आ जाएगा 10⁻15 नंबर ऑफ फोटोन्स। अब ये नंबर ऑफ फोटोन्स है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो 0.5%। देखो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, क्या है हमारी 0.5/100 इंटू नंबर ऑफ फोटोन्स। अब नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं 10⁻15। तो यहाँ पुट कर दो 10⁻15। इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा अपना 5/1000 इंटू 10⁻15। तो यहाँ से आ जाएंगे 5 इंटू 10⁻12। ये क्या है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें क्या बताना है करंट बताना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या होता है हमारा I = चार्ज पर यूनिट टाइम। अब हम मान लेते हैं टाइम क्या है हमारा 1 सेकेंड। ठीक है, तो चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज हमारा Q = N ही होता है, N × E। तो N क्या हो जाएगा हमारा, N हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं तो अपना क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻12 इंटू E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में टाइम। अब टाइम हम मान लेते हैं कितना है 1 सेकेंड, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया था पावर कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम करा था, टाइम को क्या लिया सेकेंड लेंगे अगर कि 1 सेकेंड में कितने हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स इजेक्ट आउट, नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो कितने हैं हमारे 10⁻15। तो यहाँ से अगर करंट निकालें हम, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करो 5 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहां से करंट कितना आ जाएगा अपना
16/10 लिख सकते हैं इसको। 16 5 जा कितना 80, तो 8 आ जाएगा। 8 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा 12 माइनस 19 यानी -7। तो 8 इंटू 10 की -7। देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, द प्रेशर इनसाइड ए टायर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एटमोस्फियर if the tire bursts suddenly at temperature 300 Kelvin then the new temperature will be। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि प्रेशर इनसाइड द टायर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एटमोस्फेयर। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट प्रेशर इनसाइड द टायर, प्रेशर इनसाइड द टायर वो क्या है हमारा P1, और एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम मान लेते हैं कि एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है उसको मैंने मान लिया वो क्या है P2। तो हमें क्या गिवन है कि P1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P2, ये चीज हमें क्या है गिवन। और हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, इफ द टायर बर्स्ट सडनली एट टेम्परेचर 300 केल्विन, तो ये हमारा कौन सा टेम्परेचर, टायर का T1 टेम्परेचर कितना गिवन है 300 केल्विन, और न्यू टेम्परेचर बताना है हमें, तो T2 हमें बताना है यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टायर सडनली बर्स्ट हो रहा है। अब टायर सडनली बर्स्ट हो रहा है तो यहाँ पे हीट क्या होगी कांस्टेंट, यानी हीट क्या होगी हमारी यहाँ पे कांस्टेंट। हीट कांस्टेंट हो तो ये कौन सा प्रोसेस होगा हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें एक इक्वेशन पता है कि PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन ये प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में है। अब देखो प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में चाहिए हमें, तो हम इसे प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जैसे हमने मान लिया PV इज इक्वल टू क्या होता है हमारा RT आइडियल गैस के लिए, तो यहाँ से V निकालेंगे तो RT बाई P, तो V की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे PV गामा, V की जगह हम रखेंगे P RT बाई P गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से अपना आ जाएगा P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब देखो P1 P2 हमें गिवन है, T1 गिवन है, T2 निकालना है बस। तो यहाँ पे कैसे रिलेशन आ जाएगा हमारा P1 1 माइनस गामा T1 1 माइनस गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 1 माइनस गामा। ठीक है, और गामा क्या होता है हमारा 1.4 होता है, 4 एयर। गामा क्या होता है CP/CV, CP/CV की जो रेशो होती है एयर के लिए कितनी आती है 1.4। तो यहाँ से देखो अब सभी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे कि P1 की क्या पुट करेंगे अपनी 4 टाइम्स ऑफ P2। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1। ठीक है, P2/P1 इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1 माइनस गामा बाई गामा। तो यहाँ से अब हमें T2 कैलकुलेट करना है, तो T2 हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, सभी वैल्यूज पुट कर देना। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 300 इंटू 4 की पावर -2/7। तो यहाँ से हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फॉर एन अनडैम्प्ड ऑसिलेटर क्वालिटी फैक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम मस्ट रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, अनडैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए क्वालिटी फैक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम पूछा है। अब देखो अनडैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए क्या होता है हमारा, फॉर एन अनडैम्प्ड ऑसिलेटर जीरो एनर्जी लॉस। अनडैम्प्ड ऑसिलेटर किसको बोलोगे तुम, जिसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, तो जीरो एनर्जी लॉस तो अनडैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए होता है। और हमारी जो एम्पलीट्यूड है अनडैम्प्ड ऑसिलेटर में वो क्या रहती है हमारी सेम रहती है, एम्पलीट्यूड डीके नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है हमारा, क्वालिटी फैक्टर को मैं QF से अगर डिनोट करूँ तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय में एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल, एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल। ठीक है, अब देखो एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल, यहाँ पे तो जीरो एनर्जी लॉस हो रहा है, तो जीरो एनर्जी लॉस हो रहा है तो क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से कि क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा है हमसे, रिलैक्सेशन टाइम पूछा है। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है कि ये जो एम्पलीट्यूड है हमारी हार्मोनिक ऑसिलेटर की कि ये 1/e टाइम्स हो जाती है एम्पलीट्यूड के, कि 1/e टाइम्स अगर डीके कर जाती है हमारी एम्पलीट्यूड की, कि कितने टाइम में डीके कर रही है
तो उस टाइम को क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये तो अनडैम्प्ड ऑसिलेटर है, यहाँ पे डीके नहीं हो रहा है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से टाउ भी हमारा क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो दोनों ही चीज इनफाइनाइट है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ से क्या हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो अगला देखो क्वेश्चन कि द मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ ए H एटम फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू। अब देखो ये तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो कि मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस, ये हमें पता है कि मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस जो होती है H एटम में वो किसके इक्वल होती है, हमारी बोहर रेडियस के। ठीक है, और बोहर रेडियस जो है हमारी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए नोट से, तो R इज इक्वल टू ए नोट आ जाएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन 3 जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करना है ये, तो तुम कैलकुलेट कैसे करोगे कि रेडियल वेव फंक्शन हमारा जो होता है हाइड्रोजन एटम के केस में वो होता है 1/√पाई ए नोट क्यूब e की माइनस R/e नोट। ठीक है, अब यहाँ से मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे, पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो, वो क्या होती है हमारी R² इंटू में रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर, एंड मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो इसका क्या करना है, फिर डेरिवेटिव कर देना और 0 के इक्वल पुट कर देना, तो यहाँ से R की वैल्यू तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। ठीक है, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि तुम इसे कैलकुलेट करो, ये हमारा डायरेक्ट याद रख सकते हो तुम। ठीक है, ये हमारा फिक्स वैल्यू है इसकी, बोहर रेडियस क्या होती है हमारी, मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस होती है हाइड्रोजन एटम के केस में। ठीक है, फॉर ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट के लिए होती है ये R इज इक्वल टू ए नोट। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 50 सेकेंड। यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम गिवन है तुम्हें, कितना है, 50 सेकेंड। तो क्या बताना है इसमें, द टाइम एट विच ऑफ द एनर्जी फॉल्स टू 1/e⁴ टाइम इट्स इनिशियल वैल्यू विल बी। तो यहाँ पे हमें टाइम बताना है कि किस टाइम पे ये 1/e⁴ टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे ही बताया था तुम्हें, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है हमारा, कि टाइम जो टाउ से हम इसको डिनोट करते हैं, ये होता है टाइम एट विच एम्पलीट्यूड decays 1/e टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू या फिर इनिशियल एम्पलीट्यूड। ठीक है, 1/e टाइम्स ये डीके कर जाती है हमारी, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, कितने टाइम में हमारी डीके कर रही है उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि 1/e⁴ टाइम्स कितने टाइम में डिके करेगी, तो यहाँ पे कितने टाइम में डिके करेगी, अगर मैं टाउ प्राइम मानूं तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1/e कितने में टाइम में कर रही है, टाउ टाइम में, तो 1/e⁴ कितने टाइम में डिके करेगी, 4 इंटू टाउ टाइम में, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 50 सेकेंड, तो यानी यहाँ से आंसर आ जाता है 200 सेकेंड, यानी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट में देखो क्या गिवन है, ए प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय ए ग्लास क्यूब mu equal to 1.5 of edge 9 centimeter. By what amount will the printed letters appear to be shifted when viewed from the टॉप। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक प्रिंटेड पेज है, उसके ऊपर क्या रखा है, एक ग्लास क्यूब रखा है, तो तुम ऊपर से अगर उसको देखते हो तो वो जो लेटर्स है प्रिंट हुए हुए वह कितने शिफ्ट नजर आता है। ठीक है, लेटर्स क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो अमाउंट ऑफ शिफ्ट पूछी है तुमसे, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है ये हमारा अपैरेंट शिफ्ट का। अपैरेंट शिफ्ट क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, जब लाइट पास करती है हमारी, तो रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन के कारण क्या होती है, जो पोजीशन है हमारी वो शिफ्ट हो जाती है उस ऑब्जेक्ट की, तो उसको क्या बोलते हैं, अपैरेंट शिफ्ट। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। तो अपैरेंट शिफ्ट जो होती है उसको अगर हम डेल डी से डिनोट करें, क्या है हमारी शिफ्ट, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस μ2/μ1 इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो टी है ये क्या है, थिकनेस, टी क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, एंड μ2/μ1, μ2 क्या है हमारा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा 1, एंड μ1 क्या हो जाएगा, ग्लास मीडियम, ग्लास का कितना है 1.5। अब देखो ये जो फॉर्मूला है अपैरेंट शिफ्ट का, ये तभी वैलिड है हमारा ग्लास स्लैब के केस में ये वैलिड है। अगर हमारा एक और फॉर्मूला होता है लेटरल शिफ्ट का, ठीक है,
लेटरल शिफ्ट का उसमें क्या होता है हमारा, तो ये फॉर्मूला तुम्हें कब अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जब लाइट पास करती है किसी पैरेलल साइडेड स्लैब से, व्हेन लाइट passes through a parallel side slab, ठीक है, पैरेलल साइड स्लैब, तो तब तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है। और ग्लास स्लैब के केस में तुम्हें हमेशा क्या लगाना है, ये वाला अपेरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे देखो अब कैलकुलेट करते हैं हम अपनी शिफ्ट, तो डेल्टा डी इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू टू कितना है 1, म्यू 1 कितना है 1.5 इंटू थिकनेस। अब थिकनेस कितनी गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कैलकुलेट करो 1.5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0.5 बाय 1.5 इंटू 9, तो यहाँ से ये अपना कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 0.5 बाय 1.5 तो कितना आ जाएगा 1/3, तो 1/3 इंटू 9 यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर डेल्टा डी की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ p आइडेंटिकल वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी i इंटरफेयर्स विद ईच अदर, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इफ द इंटरफेरेंस इज कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट। हमें मैक्सिमम इंटेंसिटीज की रेशियो बतानी है, एक बार इंटरफेरेंस कोहेरेंट है और एक बार क्या है इनकोहेरेंट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं दो सोर्सेज की बात करूँ तो फॉर टू सोर्सेज जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई, ठीक है। अब देखो कोहेरेंट सोर्स, अगर कोहेरेंट इंटरफेरेंस हो रहा है हमारा, कोहेरेंट सोर्सेज के केस में क्या होता है फेज कांस्टेंट रहता है और जो फाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0। तो फॉर कोहेरेंट सोर्सेज या फिर फॉर कोहेरेंट इंटरफेरेंस जो हमारा फाई की वैल्यू होती है हमारी वो क्या होती है 0, ठीक है। तो यहाँ से आई जो होगा हमारा आई मैक्स, तो कोस फाई मैक्सिमम हो जाएगा, तो आई मैक्स आ जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। इसे हम कैसे लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा दो सोर्सेज के लिए मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे क्या बोला है p आइडेंटिकल वेव्स हैं उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, तो p वेव्स के लिए क्या आ जाएगा हमारा I मैक्स, p वेव्स के लिए आ जाएगी रूट I1 रूट I2 एंड सो ऑन, pth जो वेव है उसके लिए IP उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अपना p टाइम्स ऑफ रूट IP उसका स्क्वायर, तो यानी क्या आ जाएगा p स्क्वायर I, ठीक है। अगर मैं क्या मानूं I1 I2 IP सभी को क्या मानूं इंटेंसिटी इक्वल मानूं I मानूं, तो p स्क्वायर I हो जाता है हमारा। और इनकोहेरेंट के केस में क्या होता है फॉर इनकोहेरेंट के केस में फेज जो होता है हमारा कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, फाई की वैल्यू। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी की वैल्यू है हमारी आई मैक्स की, यहाँ पे मैं इंटेंसिटी की वैल्यू 90 पुट करूंगी तो ये 0 हो जाएगा यानी I1 प्लस I2, तो p वेव्स के लिए क्या आ जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस एंड सो ऑन IP इसका स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाता है हमारा I1 प्लस I2, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा, I1 प्लस I2 प्लस एंड सो ऑन IP, तो ये क्या हो जाएगा p टाइम्स ऑफ I। अगर मैं सभी की इंटेंसिटी सेम मानती हूँ तो यहाँ से अब हमें क्या पूछी है रेशियो पूछी है, तो I कोहेरेंट बाय I इनकोहेरेंट वो क्या आ जाएगी p स्क्वायर I बाय में p I, तो ये आ जाएगी रेशियो हमारी p, ठीक है। यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज E इज इक्वल टू 3/2 RT, देन द वैल्यू ऑफ Cp इज। हमें क्या गिवन है आइडियल गैस गिवन है, उसके लिए एनर्जी है 3/2 RT, Cp की वैल्यू पूछी है हमसे। देखो तो क्या होती है हमारी Cp क्या है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और हमें पता है कि जो Cv होती है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वो क्या होती है अपनी करली E बाय करली T, ठीक है। तो करली E बाय करली T इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आ जाएगा अपना हमारा करली बाय करली T 3/2 RT, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2
आर। अब देखो फॉर एन आइडियल गैस के लिए हमें पता है कि जो Cp होता है वो क्या होता है Cv प्लस आर, और हमारा Cv कितना आया है 3/2r प्लस आर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 5/2r यानी 2.5r, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन डी है वो क्या हो जाता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या गिवन है, द करंट गेन अल्फा ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज 0.98। करंट गेन दे रखा है हमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, एंड इट गिव्स ए रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ 12 माइक्रो एम्पियर फॉर एन एमिटर करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, द वैल्यू ऑफ बेस एंड कलेक्टर करंट्स। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या है हमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें हमें करंट गेन की वैल्यू दी गई है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन की वैल्यू होती है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और वो क्या होती है हमारी डेल्टा IC बाई डेल्टा IE एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर मैं E निकाल लूँ एमीटर करंट कि IE इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा IC, कलेक्टर करंट अगर निकालें यहाँ से IC इज इक्वल टू अल्फा इंटू IE। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट कितना है 12 माइक्रो एम्पियर का। तो यहाँ पे ये हमारा कब होता है करंट गेन, जब रिवर्स सैचुरेशन करंट को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है हमारा, जो करंट फ्लो करता है हमारा कलेक्टर टू बेस, ठीक है, कलेक्टर टू बेस जो करंट फ्लो करता है व्हेन द एमीटर इज ओपन, ठीक है। इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट गिवन है, ये जो करंट होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट ये बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपैरिजन टू कलेक्टर करंट, इसीलिए हम उसको नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे गिवन है, अब तो यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे अगर मैं IC निकालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IC अल्फा इंटू IE और प्लस रिवर्स सैचुरेशन करंट व्हेन द एमीटर इज ओपन, तो ICO से डिनोट करते हैं हम इसको। तो IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICO। अब क्या करना है, सभी वैल्यूज हमें गिवन है, बस पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.98, तो IC यहाँ से आ जाएगा हमारा, अल्फा है 0.98 इंटू IE कितना है 2 मिली एम्पियर, यानी 2 इंटू 10 की -3 एम्पियर, प्लस रिवर्स सैचुरेशन करंट कितना गिवन है 12 माइक्रो एम्पियर, 12 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो यहाँ से हम IC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हमारी। तो यहाँ से अगर IC की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी आएगी 1.972 मिली एम्पियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी IC की वैल्यू आ गई है, और हमें किसकी निकालनी है बेस करंट की। तो हमें एक और चीज़ पता है कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होता है। तो यहाँ से IB निकाल लो, क्या आ जाएगा IE माइनस IC, तो 2 मिली एम्पियर और माइनस में 1.972 मिली एम्पियर। तो यहाँ से ये जो आएगा अपना क्या आ जाएगा 28 माइक्रो एम्पियर IB की वैल्यू। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, हमारा 1.972 मिली एम्पियर एंड 28 माइक्रो एम्पियर, यानी ये वाला ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या गिवन है, चूज द करेक्ट, द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ ए मोलिक्यूल आर कॉन्स्टेंट, rotational energy level are continuous, vibrational energy levels are discrete but not equispaced, and rotational energy levels of diatomic are discrete but not equispaced। तो यहाँ पे देखो ये हमारा MSc से क्वेश्चन है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो वहाँ पे जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है, तो वाइब्रेशनल जो एनर्जी होती है उसको हम E म्यू से डिनोट करते हैं। वो क्या होती है हमारी n प्लस हाफ h का म्यू, और म्यू क्या होता है, म्यू की वैल्यू वो मतलब n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसी, ठीक है। तो यहाँ से जो एनर्जी लेवल्स जो आते हैं हमारे 1/2h म्यू, ठीक है, 3/2h म्यू, 5/2h म्यू, ठीक है। इस तरह से हमारे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आते हैं हमारे वाइब्रेशनल, ठीक है, और इक्विस्पेस्ड। और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स कैसे निकालते हैं, रोटेशनल एनर्जी को हम ER से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है h²/2IGG+1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं BJJ+
1। बी क्या होता है यहाँ पे, रोटेशनल कांस्टेंट, तो बी जे प्लस 1। तो यहाँ से जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आएंगे वो क्या आएंगे हमारे, 0 0 पुट करो तो 0 आ गया हमारा, 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, 0 2b 6b ऐसे आएंगे हमारे। तो ये इक्विस्पेस्ड नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, कि रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल आर डिस्क्रीट बट नॉट इक्विस्पेस्ड। ठीक है, तो ये 4th ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल देखो यहाँ से ये डिस्क्रीट है हमारी, ठीक है, इक्विस्पेस्ड है हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, एंड क्या है लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन में, जैसे ये क्या है हमारा, यहाँ से जो एनर्जी लेवल्स हम निकालेंगे वो क्या है, डिस्क्रीट एंड इक्विस्पेस्ड। अब वाइब्रेशनल देखो किस में डिस्क्रीट एंड इक्विस्पेस्ड दिया है, यहाँ पे नॉट इक्विस्पेस्ड बोल दिया, तो ये भी गलत हो गया। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉन्टिन्यूअस होते नहीं है, तो वो भी गलत है। रोटेशनल एनर्जी लेवल कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे 4th हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट। ठीक है, तो आज हमने अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2022 के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन।